मैं समझता हूँ आभा कार्ड को जो है स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा जो है प्रमोट करना चाहिए, बजाय इसके कि 10 रुपये की पर्ची को। ये ठीक नहीं है। लोगों को मैं समझता हूँ इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ज़्यादातर देखा ऐसे गया है कि जितने भी लोग आए हैं आर्मी बैकग्राउंड से वो फेल हुए पॉलिटिक्स। नया जो राजनीति में आता है वो कहीं ना कहीं से तो आएगा। जो 2017 में डॉक्टर राजेश कश्यप था, वो 2025 में वो टोटल डिफरेंट। संजय शांडिल जी पिछले लगभग मेरे ख्याल 8-10 महीने से जो है वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। जो अब हल्के में नाम है तो ऐसा लग रहा है क्योंकि लोगों के बीच जा रहे हैं, हर जगह मिल रहे हैं। नहीं, हम उनको हल्के में नहीं लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है हर एक अपने जो विरोधी दल है उसमें जो भी गतिविधियां चलती है उसके ऊपर ध्यान रखते हैं। आज की इस खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद है जो पहले जिन्होंने जो डॉक्टर के तौर पर जो है लोगों की सेवा की और अब भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ राजनेता बनकर भी जो है वो लोगों की सेवा करनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजेश कश्यप। सर, स्वागत है आपका हमारे साथ इस खास बातचीत में। सर, सबसे पहले देखिए, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक डॉक्टर के तौर पर आप अपना काम कर रहे हैं, फिर सडनली भाजपा आपको चुनती है और सोलन से जो है विधायक के तौर पर आपको उतारती है, और वो भी आपके ही अपने ससुर के खिलाफ। क्या आया था उस वक्त आपके दिमाग में कि यार अपना डॉक्टरेट छोड़ूं और जिनके खिलाफ लड़ना है वो भी अपने परिवार से? क्या मनस्थिति थी उस वक्त? डिफिकल्ट एक डिसीजन था। एंड ये तो 2017 की बात है जब पहला इलेक्शन हुआ था। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अनिल साहब से पहले मेरी बात हो चुकी थी। उन्होंने मुझे यहाँ से इलेक्शन लड़ने के लिए ओके जो है बोल दिया था। लेकिन हो सकता है उनकी अपनी पार्टी की कोई परिस्थितियां रही हो कि उन्हें इलेक्शन लड़ना पड़ा। अदरवाइज मेरा कोई ऐसा कोई ये नहीं था कि मैं डॉक्टर कन्हैया शांडिल के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा। तो परिस्थितियां बहुत असहज रही और डिफिकल्ट डिसीजन था, इसमें कोई। सर, एक डॉक्टर के तौर पर लोगों की सेवा करना ज्यादा मुश्किल होता है या अब एक राजनेता बनकर? नहीं, ये तो डेफिनेटली जो राजनेता बनकर सेवाएं देनी है वो मैं समझता हूँ बिल्कुल अलग तरह की एक चैप्टर है। एज ए डॉक्टर पेशेंट आपके पास खुद आते हैं जी, और आप उनकी जो एक पर्टिकुलर एक किसी व्यक्ति की जो भी तकलीफ है उसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो समाज के बारे में आपको ज़्यादा सोचने के लिए मिलता है और आप यहाँ पे ज़्यादा कर भी सकते हो। क्योंकि पीछे जब हमारी सरकार थी तो उस वक्त हमें काफ़ी सारा काम करने का मौका मिला। मैं सरकार की तरफ से जयराम जी का भी आशीर्वाद रहा तो हमने काफ़ी सारे काम भी किया समाज सेवा में। बस यही है कि वहाँ व्यक्ति के लिए आप काम करते हो, यहाँ पे समाज की सेवा जो है। सर, 2 चुनाव हो गए, दोनों में जो है आपको हार देखने को मिली। पहली बार जब आप आए थे बहुत कम मार्जिन रहा था, तो उस वक्त जो हार को आपने कैसे देखा, और दूसरी बार हुआ कितना फर्क आ जाता है एक न्यू कमर्स को जब एक हार देखते हैं या उसके बाद जो एक्सपीरियंस भी हो जाता है? देखिए, न्यू कमर्स के लिए तो हार एक बहुत बड़ा एक झटका रहता है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि मैं पहले एज ए प्रोफेसर काम कर रहा था IGNC में, एकदम सडनली सर्विस छोड़ करके चुनाव में आना और वहाँ आके हार जाना, तो वो स्थिति भी एक बड़ी चिंताजनक थी। क्योंकि आपके साथ आपका परिवार भी होता है, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, आपके पेशेंट्स होते हैं, तो ये सारा कुछ था। लेकिन फिर जैसे कैसे हमने जो है वो अपने आप को भी संभाला और पार्टी की गतिविधियां भी करते रहे, समाज में जो सेवा है वो भी करते रहे। लेकिन मेरा ये मानना है कि नया जो राजनीति में आता है वो कहीं ना कहीं से तो आएगा। उसके बाद फिर जब पार्टी का काम में, जब आपको पार्टी की रीति नीति का जब पता चल जाता है तो उसके हिसाब से आप ढल जाते हो। आज जैसे आप कहेंगे कि आज के दिन अगर मैं कहूँगा तो मैं ये कहूँगा कि जो 2017 में डॉक्टर राजेश कश्यप था वो 2025 में वो टोटल डिफरेंट। आज मुझे जो है जितने भी कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के भी है या कम्युनिस्ट पार्टी के भी है, बहुजन समाज पार्टी के, उन सबसे परिचित है। तो उनका किस तरह का एक्टिविटी रहती है, वो क्या किस तरह से आपको अटैक करेंगे, तो ये सारा कुछ आपके जहन में रहता है और उसी के हिसाब से आपको ये भी मालूम रहता है कि भी आपको क्या क्या कार्य करने हैं, कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो नए और पुराने में थोड़ा फर्क डेफिनेटली है। सर, आपके जो मुकाबले अपने ससुर के खिलाफ हुए,
तो मतलब ये मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि हार का ज्यादा दुख होता है, आप जब रिजल्ट आता है तो परिणाम में आपकी क्या मनस्थिति रहती है? आप अपने हार पे निराश होते हो या ससुर साहब के जीतने पे वो खुशी होती है? क्या दुविधा रहती है उस वक्त? कैसे नहीं डील करते हैं? देखिए ऐसा है, जब इलेक्शन आप कॉन्टेस्ट करने जा रहे हो तो 2 खिलाड़ी या 4 खिलाड़ी जो भी मैदान में है उसमें से जीतना ही है, तो इसके लिए तो आपको पहले ही तैयार रहना पड़ता है। नहीं तो वो तो है क्योंकि ये आप ठीक कह रहे हैं कि उसमें तो अपने लिए आपके केस में थोड़ा हाँ। डिफरेंट हो जाता है क्योंकि दोनों तरफ पारिवार एक है, हाँ, रिश्तेदारी नहीं, है, मुझे इतनी प्रॉब्लम खुशी होती है, मुझे निराशा इतनी कैसे प्रॉब्लम नहीं होती है? होगी, जी, लेकिन अलबत्ता मेरी जो पत्नी है, मेरी जी। जो वाइफ है, उसको प्रॉब्लम है, बिल्कुल। उसको प्रॉब्लम कि ज्यादा खुशी होती है। जाहिर करे या हाँ, आप दुख में उसके रहे। मेरे को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं समझता हूँ ऐसा कोई मुझे तो नेचुरली उनको भी थोड़ा दुख होता ही है, सभी को दुख होता है। सर भाजपा ना हमेशा कहती है कि सोलन में कांग्रेस ने गुटबाजी है, लेकिन अगर हम पिछले चुनाव देखें तो 671 का आपका पहले का बहुत कम मार्जिन था, जो लास्ट टाइम वो बढ़कर 3858 तक पहुंच गया। तो मतलब कहने को तो भाजपा कहती है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, लेकिन जो आंकड़े बताते हो कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि भाजपा भी है। क्या वाकई में ऐसा, क्योंकि इंटरनली आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं? नहीं देखिए, ये तो ऐसा है कि राजनीति में या आप कहें जो भी समाज सेवा में आते हैं, यहाँ पे सारे लोग जो है महत्वाकांक्षी है। सब लोग जो है कुछ ना कुछ कार्य भी करना चाहते हैं और कुछ फिर बाद में बनना भी चाहते हैं। तो सभी के मन में तो एक ये रहता ही है कि मुझे आज एमएलए बनना है, या मुझे काउंसलर बनना है, मुझे प्रधान बनना है, या मुझे कुछ ना कुछ बनना है। तो महत्वाकांक्षा सबके उसमें है। तो महत्वाकांक्षा को गुटबाजी कहना मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं है। गुटबाजी तब है जब आप इलेक्शन लड़ रहे हो और आपका एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है आपका साथ नहीं देता है, वो गुटबाजी मैं समझता हूँ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी लोकतंत्र में सबको अपना जो है वक्तव्य रखने का, अपना विचार रखने का, अपना जो है मन की बात कहने का जो है पूरा अधिकार है, और उनको आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए जो है पार्टियां जो है वो बढ़ती है, क्योंकि जब जिस पार्टी में आपको ये पक्का होगा कि इसको कुछ ना कुछ मिलेगा, तो वो पार्टी आपके पीछे चलेगी। उसके पीछे 2017 की बात करें, जब आप राजनीति में आए तो आप बिल्कुल न्यू कमर थे। हमें ये भी धनीराम शांडिल जी ने भी कहा है कि अब जो आगे के चुनाव है वो उनके पुत्र लड़ेंगे, तो वो भी आपके खिलाफ जो न्यू वर्सेस एक्सपीरियंस जो है, जैसे पहले आपके पास नहीं था, अब उनके पास नहीं है, तो कैसे देख रहे हो इस मुकाबले में? देखिए, यहाँ पे ना 2-3 चीजें बहुत जरूरी है। जब आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार होते हो तो उसमें 3-4 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो आपको भौगोलिक स्थिति का पता होना चाहिए, फिर आपका आर्थिकी कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि लगातार लोगों के बीच में रहना, इसमें पैसा भी बहुत बर्बाद होता है। फिर आपकी समाज में आपका क्या स्टेटस है, आप किस तरह से एक छोटे से छोटा जो हमारा गांव का कार्य करता है, उसके साथ आपको खेत में भी बैठना पड़ेगा। उसके साथ आपको जो है वो जब अपना कोई खेत में कार्य कर रहा है उसके साथ तब भी आपको हाथ मिलाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ जो है, तो प्रॉब्लम तो नए वाले को रहेगी प्रॉब्लम रहेगी। और एक्सेप्टेबिलिटी का चक्कर है कि आप कितने ज्यादा एक्सेप्टेबल बनते हो, क्योंकि अब हम तो ऐसे प्रोफेशन से आए थे। डॉक्टरी एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे हम लगातार लोगों की समस्याओं को सुनते भी हैं, उसको सुलझाते भी हैं, लेकिन एक आर्मी बैकग्राउंड से आकर के कार्य करना जो है और लोगों के बीच में मिक्स होना बहुत मुश्किल है। ज्यादातर देखा ऐसे गया है कि जितने भी लोग आए हैं आर्मी बैकग्राउंड से वो फेल हुए पॉलिटिक्स में। हाँ, वो मैं समझता हूँ एक एक्सक्लूजन है। वो एक एक्सक्लूजन है। देखिए सर, आपने कहा कि तैयारियों वाली बात, लेकिन जो हम देख रहे हैं काफी टाइम से सोशल मीडिया पे, संजय शांडिल जी पिछले लगभग मेरे ख्याल 8-10 महीने से जो है वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, जो अब हल्के में ना ले तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि लोगों के बीच जा रहे हैं, हर जगह मिल रहे हैं। नहीं, हम उनको हल्के में नहीं लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है हर एक अपने जो विरोधी दल है उसमें जो भी गतिविधियां चलती है उसके ऊपर ध्यान रखते हैं, उस पर चर्चा होती है। जब हमारी बैठकें होती है वहाँ पे चर्चा होती है कौन क्या कर रहा है, तो हल्के में तो हम किसी को लेंगे नहीं। तो चाहे वो बेशक संजय शांडिल हो या कमल शांडिल हो या कोई और हो, तो हम तो एज ए दल जो है कांग्रेस पार्टी की एक्टिविटी क्या चल रही है ये इमेटीरियल है कि वहां से कैंडिडेट कौन होगा, हम तो पूरे स्ट्रांगली जो है कॉन्टेस्ट करेंगे। सर, आप मेडिकल बैकग्राउंड से रहे, जैसे आप डॉक्टर भी हैं, और जो आपके ससुर साहब है वो इस वक्त प्रदेश के जो है स्वास्थ्य मंत्री भी है। सोलन अस्पताल जो है हमेशा चर्चाओं में रहता है, आप कभी जाते होंगे तो आप क्या कहते हैं कि मतलब बेटर डेवलपमेंट हो पाया है?
देखिए मैं एज अ विपक्ष की तरह मत तो होती है, जेन्युइन फीडबैक जो है आपको इसमें बिल्कुल सोलन के अस्पताल की हालात बिल्कुल खस्ता है। वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज नहीं है, वहाँ पे स्वास्थ्य नाम की कोई चीज नहीं है, मेडिकल एड की कोई चीज नहीं है। क्योंकि मेरे जो समझ है, एक जो गरीब आदमी आता है वो सरकारी अस्पताल में इसलिए जाता है कि उसके पास कोई पैसा नहीं है, उसकी संभल होगी, उसको बेड मिलेगा, उसको जो है ऑक्सीजन मिलेगी, उसको जो है फ्री में टेस्ट होगा। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर जो है, जो यहाँ के सरकारी डॉक्टर है, वो प्राइवेट डॉक्टर्स के लिए जो है रेफर कर देते हैं या ऐसे टेस्ट लिख देते हैं जो उनकी पहुंच से बाहर होते हैं, जैसे एमआरआई है, सीटी स्कैन है, या और भी कोई एंडोस्कोपी है। ऐसे टेस्ट जो है जो कि नाजायज है, मैं समझता हूँ। एज ए डॉक्टर मैं ये कह सकता हूँ कि कई टेस्ट जो है नाजायज होते हैं। और कर्नल साहब का क्या, हेल्थ सिस्टम तो हिमाचल प्रदेश में जो है पूरी तरह फ्लॉप है इसका। और इसमें केवल अस्पताल ही नहीं है, इसमें हमारे जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी हालात बदतर हो रही है। अभी जो है डॉक्टर्स ने पहले प्रोटेस्ट किया काफी दिन तक, फिर उसके बाद आपकी जो है नर्सिस है उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, टेक्नीशियंस की अवेलेबिलिटी नहीं है, आपके जो पैरामेडिक्स जिनको बोलते हैं, जो बहुत जरूरी एलिमेंट है। और दवाइयों की जहाँ तक बात है, लगातार जो है वो दवाइयों के सैंपल फेल हो रहे हैं। तो ये चीजें सारी है जो एज ए मिनिस्टर जो है आपको कंट्रोल में करनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी को भी इसमें देखना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है एजुकेशन डिपार्टमेंट उनके पास है, तो हालात हर स्तर पे जो है खराब है। सर, अब आपने अस्पताल और स्वास्थ्य की बात की है, तो प्रदेश सरकार अभी जो एक नया जो अभी 20 नंबर सुना था कि सरकारी अस्पताल में जो भी अभी तक जो मुफ्त पर्ची बन रही है उसके भी 10 रुपए लेने वाले हैं, इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये पर्ची वाला जो सिस्टम है ये पहले से जो है ना कंट्रोवर्शियल रहा है, आज से नहीं है। इसलिए भारत सरकार ने और मोदी जी ने जो शुरू किया था वो आभा कार्ड की बात हुई है। आयुष्मान भारत एक कार्ड जो है, आपका जो है मेडिकल रिकॉर्ड जो है, आजकल इतना एडवांस हो गया है टेक्नोलॉजी कि आप अपने कार्ड को बनाओ और वही कार्ड आपका चलेगा हर बार। तो आभा कार्ड जो है बनाने चाहिए और उसको प्रमोट करना चाहिए। ये पर्ची 10 रुपए की पर्ची वो भी घूम जाएगी, वो इसलिए इन्होंने तर्क ये दिया है भी लोग जो है घुमा देते हैं, तो वो भी घूमेगी। आप 10 रुपए की बनाओगे वो भी घूमेगी, वैसे भी घूमेगी, और लाइन में बनाने के लिए उसको भी जाना पड़ेगा आपको। लेकिन प्रश्न ये है कि आपका जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो कैसे रखा जाए। तो मेडिकल रिकॉर्ड्स के लिए जो है आभा कार्ड जो है बनाएगा। मैंने अपना कार्ड बनाया है, आज मैं कहीं हॉस्पिटल में जाऊंगा, मैं अपना आभा कार्ड दूंगा, उसमें सारा कुछ ऐड हो जाएगा कि आपका एक्सरे की जो है इस तरह का एक्सरे है, आपका ईसीजी ये है, आपका ब्लड के सैंपल जो है वो इस तरह के। तो मैं समझता हूँ आभा कार्ड को जो है स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा जो है प्रमोट करना चाहिए, बजाय इसके कि 10 रुपए की पर्ची। ये ठीक नहीं है, लोगों को मैं समझता हूँ इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। 10 रुपए की पर्ची लगा करके लोगों को उल्टा जो है इससे परेशानी होगी। धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सोलन से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कश्यप।